हेलो बच्चों, मैं हूं नवीन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेन स्कूप। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके एग्जाम में अक्सर ये चीज़ें आपके नीट एग्जाम में हमेशा पूछ देता है, आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे काफ़ी बार इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आप इस टॉपिक में कोई भी गलती नहीं करोगे, इसकी गारंटी मेरी है। इसकी गारंटी मेरी है कि आज के बाद कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, कोई आप इसमें गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आप एक बार सोचने वाली बात हो जाती है कि क्या पेरेंट्स भी एक रीज़न बन सकते हैं अपने बच्चे के, न्यू बॉर्न बेबी के डेथ के? ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी कहे, कोई भी इस बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं करेगा कि ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक है कंडीशन, बायोलॉजी में कंडीशन है एक, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो उसके रीज़न बन सकते हैं, उसके मौत के कारण बन सकते हैं। वो जानबूझ के नहीं होता, नेचर है, हमारे बॉडी का नेचर है उस तरीके का कि अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी तो बेबी की डेथ हो सकती है। तो आज हम उसी एक एबनॉर्मेलिटी पे हम बात करने वाले हैं। आज एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी पे आज हम पढ़ने वाले हैं आज उसको, जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है क्या। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है क्या चीज? ठीक है क्या चीज? इसको क्या बोलते हैं कि हम लोग इसको एक अदर नाम दिया जाता है, हीमोलिटिक डिसऑर्डर है। क्या है? हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है, इसमें जो फीटल होती है ना, तो फीटस की क्या हो जाती है, आरबीसी जो होती है ना, वो रप्चर कर जाती है। आरबीसी का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे बेबी की डेथ हो सकती है, हो सकती है। तो क्या रीजन है इसका भाई? आखिर क्या ऐसा रीजन है कि फीटल कंडीशन में ही आरबीसी जो होता है फीटस का, वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और जो बेबी होता है उसको डेथ तक हो जाती है बेबी की। क्या होता है, बेबी को एनीमिक कंडीशन आ जाता है। क्या होता है ऐसा कि बेबी को जॉन्डिस की भी कंडीशन आ जाती है। तो आइए उसी चीज को आज समझने की कोशिश करते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में ऐसा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, क्या होता है कि अगर मान लेते हैं, हम एक कंडीशन लेते हैं कि कोई क्या होगा कि बेबी कब कंडीशन कब होगा, जब एक क्या होगा, फादर होंगे और एक क्या होंगे, उनकी मदर होंगी। ठीक है, क्या होंगी, फादर होंगी और एक क्या होगा, मदर होंगी। तो जो फादर मदर है, मान लीजिए कि अब क्या हुआ कि इनकी शादी हुई, पहले फादर मदर नहीं थे लेकिन शादी हुई, एक लड़का था और एक लड़की। ठीक है, हमने उसको एक एज्यूम कर लिया फादर मदर। अब इनकी क्या हुई, शादी कराई गई। ठीक है, शादी कराई गई, फिर क्या हुआ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद क्या होता है, मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये हमारे जो मदर जो है, मदर का वोम है, और यहाँ पे जब क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यहाँ पे ये फीटल डेवलपमेंट होगा। फीटस मान लेते हैं, फीटस है, क्या है, फीटस, ये मदर वोम है, ये मदर का वोम है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, फीटल का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन क्रिएट हो गई। क्या कंडीशन, यहां समझेंगे हम, क्या कंडीशन यहाँ पे है, क्या कंडीशन है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फादर है ना, वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रखा हुआ है, और ये जो मदर है ना, वो क्या हो रहा है, RH निगेटिव। तो इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपको मैं RH के बारे में समझा देता हूँ। आपने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं उसका भी वीडियो लेक्चर जल्दी अपलोड कर दूंगा। ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी होगी, तो ब्लड ग्रुपिंग में हमने क्या पढ़ा होगा, ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी, ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी होगी। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ हमने RH ब्लड ग्रुपिंग है उसके बारे में भी पढ़ा होगा।
कि जब हम ब्लड ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि ब्लड ग्रुप के साथ हम क्या करते हैं, इसमें ये भी एंटीजन का भी RH एंटीजन का भी टेस्ट करते हैं कि RH एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। इस एबीओ ब्लड ग्रुप का तो हमें ठीक है कि पता चल जाता है, जैसे हमने एक स्लाइड क्या करते हैं, स्लाइड लेते हैं ना, स्लाइड लेके 3 जगह पे अपने ब्लड के वो सैंपल रखते हैं, ब्लड सैंपल रख के इसमें एंटी ए, इसमें एंटी बी और इसमें एंटी डी डालते हैं। तो ये मान लेते हैं कि अगर क्या होता है, शॉर्ट में एक चीज बता देता हूं कि अगर हमने क्या किया, एंटी ए यहां डाला, एंटी बी यहां डाला और यहां पे हमने एंटी डी डाला, अगर हमने डाला तो क्या होगा कि अगर यहां पे जो ब्लड है उसका क्या हो जाता है, उसका थक्का जमना शुरू हो जाता है, वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तो रप्चर हो जाता है, अगर कंडीशन समझना कि अगर रप्चर हुआ, जहां पे रप्चर होगा वो चीज वहां प्रेजेंट है। अगर ए रप्चर हुआ और क्या हुआ, ये प्लस माइनस के लिए, डी वाला जो है ना यही RH प्लस और नेगेटिव के लिए कि RH प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर मान लो कि ए रप्चर हुआ और यहाँ पे डी रप्चर हो गया तो क्या हो गया, जब ये दोनों रप्चर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग हो जाएगी। अगर बी हो जाए और ये हो जाए तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ए हो जाए लेकिन ये वाला ना हो तो उस समय क्या कंडीशन क्रिएट होगी, ए नेगेटिव की कंडीशन क्रिएट होगी। अगर बी हो जाए और बी यहाँ पे ना हो, डी पे ना हो तो क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसा कंडीशन आए कि अगर ये दोनों रप्चर ना करें, अगर ये दोनों रप्चर ना करें, ए और बी और डी वाला कर जाए तो उस समय क्या होता है, ओ पॉजिटिव होता है। और अगर कोई भी ना करे, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए किसी में कोई भी एक ग्लूकोनेशन नहीं आया, कोई भी इसमें क्या हुआ, जो ब्लड है वो क्या हुआ कि उनमें ब्लड हो गए, वो रप्चर नहीं किए, तो उस समय क्या हो जाता है, ओ नेगेटिव, जो कि रेयरेस्ट हमारे जो होता है ब्लड ग्रुप होता है उसको, ठीक है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। और ये क्या होता है, ये जो होता है ओ नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर भी होता है। मोस्टली जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, रेयर होते हैं, जो बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। RH आपको समझ में आ गया होगा। RH एक एंटीजन है जो कि हमारे ब्लड जो RBC जो होती है, RBC पे वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, अगर प्रेजेंट नहीं है तो RH नेगेटिव। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें समझना है कि जो फादर था वो क्या हो गया, RH पॉजिटिव, यानी कि RH एंटीजन में प्रेजेंट है। और मदर जो है वो क्या है, RH नेगेटिव है, यानी कि मदर पे RH नेगेटिव है, यानी कि उस पे RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है उनके RBC पे RH नेगेटिव, जो RH है, RH प्रोटीन है, वो RH एंटीजन है, वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हुआ क्या हुआ ऐसा, देखो जो यहाँ पे जो बेबी आया ना, बेबी का जो ये फीटस था, ये जो फीटस था ना, इस पे क्या हो गया, इसका जो हो गया ना RH पॉजिटिव है, इसका जो ब्लड ग्रुप आ गया ना RH पॉजिटिव आ गया, इस पे यानी कि इसके RBC पे RH एंटीजन प्रेजेंट हो गया। और यहाँ पे जो मदर वॉर्म भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो निगेटिव है भाई, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। अब देखो RH निगेटिव यहाँ हो गया, RH पॉजिटिव यहाँ हो गया। अब यहीं पे कंडीशन क्रिएट हो जाती है भाई, एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि चलो ठीक है, ये तो फर्स्ट बर्थ था, ये फर्स्ट बर्थ है, ये फर्स्ट बर्थ जब हो रहा है तो क्या हुआ कि इस दौरान ये, चलो इसका जो पार्चुरेशन का कंडीशन आएगा ना, तो पार्चुरेशन का कंडीशन जब आएगा तो चलो बेबी यहाँ से क्या हो गया, उसका पार्चुरेशन हो गया, चलो बेबी का बर्थ हो गया, फर्स्ट बेबी का बर्थ हो गया। लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, क्या होता है, कुछ जो इसके जो सेल्स होते हैं ना, इसके जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो मदर के ब्लड में आके मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मदर के ब्लड में आके मिक्स हो जाते हैं। यानी कि जब क्या होता है कि फादर RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव हो, और जो बच्चा आ जाए उसका भी RH पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में जब पार्चुरेशन की कंडीशन आएगी, तो पार्चुरेशन की कंडीशन में क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं ना वो लीक आउट कर जाते हैं, और लीक आउट करके कहाँ चले आते हैं, मदर के ब्लड में आ जाते हैं। जब मदर के ब्लड में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये मदर होती है, अब सोचो कि क्या हो गया, कोई बाहरी चीज सब्सटेंस हमारे बॉडी में जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ तुरंत क्या करती है, तुरंत एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, तुरंत उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। और ये भी क्या करेगा भाई, इसके लिए तो फॉरेन मटेरियल हो गया,
हमारे बॉडी का अगर ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, अगर हमारे अंदर कोई RH पॉजिटिव ब्लड को इंटर करा देगा तो क्या होगा, वो हमारे लिए फॉरेन सब्सटेंस के लिए काम करेगा, फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम करेगा। तो क्या करेगा, एंटीजन की तरह काम करेगा। तो ये क्या करेगा, RH जो मदर का ब्लड होगा, जो मदर का इम्यून सिस्टम होगा, वो क्या क्रिएट करेगा, वो क्या क्रिएट करेगा, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। इसके खिलाफ क्या कर देगा, एंटीबॉडी क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, एंटीबॉडी क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, एंटीबॉडी क्रिएट कर देगा। ठीक है, आया समझ में। और एंटीबॉडी क्रिएट कर देगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी RH एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी। है समझ में। अब क्या किया कि जो मदर के ब्लड, जो मदर का जो इम्यून सिस्टम था, इसने क्या किया, इसके खिलाफ जो है ना, वो उसने क्या कर दिया, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी को जनरेट कर दिया, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बना दिया। और एंटीबॉडी बना देगा तो क्या करेगा, ये एंटीबॉडी ना इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये जो RH पॉजिटिव जो ब्लड के सेल्स चले गए थे, उनको क्या कर देगा, ये रप्चर कर देगा। रप्चर करके खत्म करके उनके खिलाफ एक मेमोरी सेल जो हमारी होती है ना बॉडी में, वो क्या कर लेती है, एंटीबॉडी बनाए रखती है। वो हमारे बॉडी में सस्टेन रहता है कि हाँ, अगर फ्यूचर में भी ऐसी कंडीशन आती है, हमारे बॉडी का यही सिस्टम है कि अगर एक बार किसी चीज़ के लिए एंटीबॉडी बन जाती है तो वो क्या करती है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, कि अगर फिर से इस तरीके का हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन क्रिएट होगा तो उसके लिए वो एंटीबॉडी पहले से ही मेमोरी सेल तैयार की रहती है कि अगर ऐसा आया तो तुरंत उसको रप्चर कर देना, उसको मार देना। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा कि यही कंडीशन क्रिएट होगी कि इसको कर देगा। ठीक है, और बेबी पहले फर्स्ट बर्थ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फर्स्ट बर्थ में कोई आराम से बच्चा जो होगा फर्स्ट बर्थ ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ठीक है, पहले बच्चे तक अगर माता पिता एक ही बच्चा रहा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन समस्या कहाँ क्रिएट होगी बाबू, समस्या वहां क्रिएट होगी कि जब यही माता पिता क्या करेंगे, सेकंड बर्थ को प्लान करेंगे, सेकंड बेबी प्लान करेंगे। और जब सेकंड बेबी प्लान करेंगे तो सेकंड बेबी प्लान करते वक्त क्या होगा, मान लेते हैं फिर से एक बार क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद क्या हुआ, इन्होंने सेकंड बेबी प्लान किया। तो सेकंड बेबी प्लान करेंगे, सेकंड बेबी उन्होंने प्लान किया। मदर का वोम ये भी है, अगर क्या किया उन्होंने, सेकंड बेबी प्लान किया, और सेकंड बेबी में अगर फिर से ये फिटस है हमारा, फिटस ये क्या, मदर वोम हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है क्या, RH निगेटिव प्रेजेंट है, RH निगेटिव जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, RH निगेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, RH निगेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, अगर क्या हुआ, फिर से जो सेकंड बेबी है, अगर इसके पास भी RH जो है वो क्या हो गया, RH अगर पॉजिटिव इसके पास भी है, इसके पास भी RH पॉजिटिव ही है, तब क्या होगा, फिर कंडीशन क्रिएट होगा। फिर कंडीशन ये क्रिएट होगा कि ये जो है ना RH निगेटिव है, ये क्या करेगा, ये इसने पहले से क्या किया था, एंटीबॉडी को जनरेट किया था भाई। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे एंटीबॉडी इन्होंने बना रखा था। एंटीबॉडी क्या किया था, बना रखा था इसके खिलाफ, कि अगर फिर से आया तो क्या करेगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी तुरंत एक्शन करेगा, और एक्शन करके क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब सोचो कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो क्या करता है, इसको प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगा। सारे तो करेंगे नहीं, ये कौन सा होता है, IgG। ठीक है, IgG जो एंटीबॉडी होती है यही क्रॉस कर पाती है इसको। तो क्या करेगा, ये इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करके जाके जो फीटस जो होगा, फीटस के आरबीसी को क्या करने लगेगा, रप्चर करने लगेगा। आरबीसी को रप्चर करेगा कौन, ये जो एंटीबॉडी क्रिएट हुआ था, जो फर्स्ट बेबी हुआ था उस दौरान ही एंटीबॉडी क्रिएट हो गया था। लेकिन हमारी जो मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल ने इस चीज को रखा हुआ था कि फिर से अगर एंटीजन आता है, इस तरह का एंटीजन आएगा तो उसको तुरंत मार दिया जाए। तो क्या करेगा, इसके जो आरबीसी है ना उसको रप्चर करने लगेगा, और रप्चर करेगा तो होगा क्या बाबू, होगा क्या कि जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा कि जो बेबी जो बर्थ होगा, या एनीमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, एनीमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और एनीमिया कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जॉन्डिस हो सकता है, और बेबी का जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेथ हो सकता है। सारी आरबीसी डेथ हो जाए, और सारी आरबीसी को मार दे, अगर एंटीबॉडी जाके आरबीसी को पूरा एकदम सत्यानाश कर दे, एकदम मारता जाए, धुआं कर दे वहां पे जाके, तो क्या होगा,
जब आरबीसी ही नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चा जो होता है जो फीटल कंडीशन में उसका इम्यून सिस्टम तो है नहीं कि वो कुछ एक्ट करे उस पर, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये एंट्री कर जाएंगे भाई साहब, बाहर से एंट्री कर जाएंगे, उसका इम्यून सिस्टम है नहीं कुछ एक्ट करे, तो क्या होगा कि आरबीसी रप्चर होते जाएंगे। जब आरबीसी ही रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, बच्चे का डेथ एनेमिक कंडीशन हो जाएगा, तो जॉन्डिस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बच्चे का डेथ हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि यही रीजन हो जाता है कि जब क्या होते हैं हमारे पेरेंट्स ही अनजाने में, अनजाने क्या है, अबे जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स को आज की कंडीशन में क्या करना चाहिए कि जो शादी के बाद से कम अपने ब्लड की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि कि पेरेंट्स जो है वो डिफरेंट, उनके पास तो ब्लड ग्रुपिंग नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एक RH पॉजिटिव एक RH निगेटिव है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो थोड़ा सा सतर्कता बरतें, जिससे कि आप अपने बच्चे की को सही रख सके, बच्चे की डेथ ना हो। क्यों, अब इसकी ऐसा नहीं है कि इसका वो नहीं है, हमने इसकी भी वैक्सीन इजाद कर ली है, हमने इसके लिए भी वैक्सीन बना रखी है। जो ड्रग यूज होता है, जो दवा यूज होती है, इसके लिए जो वैक्सीन यूज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोगैम। काफी फेमस दवा है ये रोगैम की। रोगैम वैक्सीन जो होती है ना, क्या कब इसको हम इंजेक्ट करते हैं कि जब ये बेबी का पार्चुरेशन हुआ ना, फर्स्ट बेबी का, तो फर्स्ट बेबी का जब पार्चुरेशन हुआ तो जो मदर होती है उसको एंटीबॉडी बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो उन वक्त जो उनको लग रहा है, उस वक्त में क्या करें, आप रोगैम का अगर वैक्सीन लगवा देते हो, रोगैम वैक्सीन अगर आप लगवा देते हो तो क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडी बन रही थी ना, ये जो एंटीबॉडी बन रही थी ना, ये क्या करेगा, जो रोगैम वैक्सीन होगा ना, ये जाके इन्हीं को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये क्या करेगा, इन्हीं को ब्लॉक कर देगा, इन्हीं को ब्लॉक कर देगा। तो जब ये सेकंड बेबी आएगा ना, तो सेकंड बेबी जब आएगा तो ये क्या कर दिया, रोगैम ने इसको ब्लॉक कर दिया है, तो ये जाके अंदर अटैच ही नहीं कर पाएंगे, ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और इस वजह से, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो बेबी हमारे जो माँ के गर्भ में है उसको हम सुरक्षित, उसका पार्चुरेशन, उसका हम बर्थ करा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर ऐसी कंडीशन है, अगर फादर और मदर जो होते हैं वो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव हैं, तो उस कंडीशन में हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट बर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सेकंड बर्थ जब होता है तब ये कंडीशन आ सकती है। अगर यही जो बच्चा, जो बेबी है, अगर ये क्या होता, RH निगेटिव कंडीशन में होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। RH निगेटिव होता तो इसके खिलाफ एंटीजन काम ही नहीं करता। जब एंटीजन काम नहीं करता तो सेकंड बर्थ में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाएगा तब ये कंडीशन क्रिएट हो सकता है। अगर चलो सेकंड में हमने कर लिया, अगर सेकंड निगेटिव आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से थर्ड प्लान किया, थर्ड में पॉजिटिव आ गया तो फिर से ये दिक्कत आएगी। तो जब आप, क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के जस्ट बाद ही आप ये रोगैम वैक्सीन को लगा लेते हैं तो क्या होता है कि ये दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये जो होता है नीट के पेपर के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है, और मोस्टली आपसे ये ज्यादा पूछ लेता है कि जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी है, इस दौरान जो होता है, इस कंडीशन में कब कंडीशन क्रिएट होती है, कब कंडीशन क्रिएट होगी, फादर पॉजिटिव, फादर निगेटिव, कुछ भी दे देगा तो आपको पूरा दिमाग में रखना है कि फादर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फादर को निगेटिव नहीं करना है। फादर हमेशा क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा और मदर RH निगेटिव होगी, तभी ये कंडीशन क्रिएट होगा। यानी एक चीज ध्यान रखो कि निगेटिव कौन ब्लड ग्रुपिंग रखेगा, RH ब्लड ग्रुपिंग में निगेटिव किसका रहेगा, तो मदर का रहेगा। मदर की जो होगी वो क्या हो जाएगी, RH निगेटिव अगर ब्लड ग्रुपिंग है, और फिर जो बच्चा, और फादर क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि फादर जो है, ये कंडीशन कब क्रिएट होगी, फादर, मदर और बेबी जो है, ये फादर, मदर और बेबी जो है, अगर हमें फादर हमेशा क्या होगा, फादर हमेशा क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव होगा। मदर क्या होगी, हमेशा RH निगेटिव होगी। अब RH निगेटिव होगी और ये RH पॉजिटिव होंगे फादर, तो बेबी RH पॉजिटिव निगेटिव दोनों कंडीशन इसके साथ आ सकती है। तो जब दोनों कंडीशन आ सकती है, तो अगर बेबी पॉजिटिव हुआ,
अगर बेबी पॉजिटिव हुआ तो ये कंडीशन आएगी, अगर वो भी कब आएगी, सेकंड बर्थ में आएगी। सेकंड जो चाइल्ड होगा, सेकंड चाइल्ड बर्थ में कंडीशन क्रिएट होगी, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और अगर यही नेगेटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि फादर और बेबी जो होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे और मदर नेगेटिव होगी। ऐसे कंडीशन में ही क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होती है वो काज होती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ऐसे कंडीशन में काज होती है। तो आप लोगों को आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।